मैं एक फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ। क्यों ऐसा? सो ये मैंने चूज नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। किसी जगह पे ये सोच के आए हैं कि कुछ बदलना है, उसका जो जड़ है वहां पे जाना चाहिए, और इन सारी चीजों की जड़ पॉलिटिक्स है। मैंने वोट किया था आपको इसका समझ के, तो अब आप चले गए दूसरी पार्टी में। अगेन होता क्या है कि एज अ आम आदमी मैं अपना फायदा देखता हूँ। इलेक्शन जीतने में पैसे का कितना बड़ा रोल है? अगर कहीं पैसे बांटने की आदत लगी हुई है, खासकर किसी पार्टी के लिए, पिछली बार बहुत पैसा बांट चुका है, तो उससे ज्यादा आपको बांटना पड़ेगा। ये तो धोती खोल रहा है। कास्ट का रोल इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? मतलब हम कास्ट को बहुत वैल्यू करते हैं, तो पॉलिटिशियन से वैल्यू करेंगे। अपनी जाति का कोई क्रिमिनल भी है तो उसको हम बाहुबली बोलते हैं, और दूसरी जाति का है तो उसको फिर हम क्रिमिनल बोलते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग ये इलेक्शन में आते ही क्यों है? यू कैन टेक नेम्स जो पहले वही काम करते थे और आज खुद एमएलए हैं। इनफैक्ट कितना खर्चा लग जाता होगा एमएलए इलेक्शन का? करोड़ रुपए से नीचे तो आप सोचिए भी मत। पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसपे हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन वो राय पर्सनल है, फीलिंग पे बेस्ड है, इमोशन पे बेस्ड है। रिजर्वेशन सही है कि गलत, जाति क्यों नहीं जाती, पॉलिटिक्स में पैसे का कितना इस्तेमाल है, पावर का कितना इस्तेमाल है, ये क्रिमिनल पॉलिटिशियन कैसे बन गए, इन सभी बातों पे आज हम जानेंगे प्रोफेशनल राय। पॉलिटिकल पार्टी का ये फ्री में चीजें बांटना कितना सही और कितना गलत, इन सभी मुद्दों पे हम पर्सनल नहीं प्रोफेशनल राय जानेंगे। फीलिंग बेस्ड नहीं, डेटा बेस्ड बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट हैं मिस्टर मृत्युंजय शर्मा, जो कि एक प्रोफेशनल है। इन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की और एक्सेलराई से एमबीए। इनका एक अच्छा खासा कॉर्पोरेट करियर है, महत्वपूर्ण कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण पदों पे बड़ा काम किया और सीधे एंटर कर गए पॉलिटिक्स में। ये करते हैं बीजेपी के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट, और ग्राउंड पे रह के इनको सारी चीजों का आइडिया है। तो हम इनके अनुभव से इन सभी मुद्दों पे जानेंगे इनकी राय कि इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे होता है, इलेक्शन से पहले पार्टियां क्या प्लान बनाती है, कैसे इलेक्शन होता है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे नैरेटिव इंपॉर्टेंट है या ग्राउंड पे जाके काम करना। तो अगर आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो, जरा भी इंटरेस्ट रखते हो, या आपको ये सवाल परेशान करते हैं कि पॉलिटिक्स में क्राइम क्यों है, करप्शन क्यों है, पैसा पावर का रोल क्या है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। तो आइए सीधे चलते हैं और मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट मृत्युंजय शर्मा जी से। सो वेलकम मृत्युंजय जी। थैंक यू सो मच। पॉलिटिक्स पे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बट एक बार ऑडियंस को आप बता दें कि करंटली अभी आप क्या कर रहे हैं और कैसे रही आपकी यहाँ तक की जर्नी। जी, तो अभी मैं झारखंड में भाजपा के लिए चुनाव प्रबंधन एक हमारा विभाग होता है, इलेक्शन मैनेजमेंट, उसको लीड करता हूँ। एक मीडिया पैनलिस्ट भी हूँ, तो पार्टी का स्टैंड रखना डिबेट्स पे वो करता हूँ। पार्टी की एक स्टेट एग्जीक्यूटिव टीम होती है, उसका सदस्य हूँ। सो आप कह सकते हैं डीप इनटू पॉलिटिक्स। और जैसा आपने सही कहा, मैं एक फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ। तो कॉर्पोरेट में था, एक बहुत अच्छी नौकरी में, वेल सेटल्ड जो बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और एक जो सबसे प्राइज्ड नौकरी होती है, एक एमबीए बी स्कूल की डे जीरो वाली जो नौकरी बोलते हैं, उस नौकरी में था करीब 5 वर्षों तक वो नौकरी की। लेकिन फिर लगा कि शायद ये मेरे लिए उतना सेटिस्फाइंग नहीं है, और फिर वहां से मैं एक काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रोल में गया, जहां छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके साथ एक एडवाइजरी रोल में मैंने 1 साल काम किया। और फिर वहां से वहां पे जब मैं था तो कुछ ऐसा हुआ कि वो चुनाव हार गए, इलेक्शंस हुए और कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने थोड़ा वो, जैसा अक्सर होता है कि सरकारें पिछली सरकारों के अपॉइंटीज को जनरली पसंद नहीं करती हैं, तो उन्होंने वही कहा कि अब आपकी जरूरत है नहीं हमें। तो वहां वो टर्म खत्म हुआ, और तब मुझे लगा कि मुझे करना क्या चाहिए, और ये था कि वापस कॉर्पोरेट में नहीं जाना है। और ये भी लगा कि जब किसी जगह पे ये सोच के आए हैं कि कुछ बदलना है, तो फिर उससे भागना नहीं चाहिए, और उसका जो जड़ है वहां पे जाना चाहिए, और इन सारी चीजों की जड़ पॉलिटिक्स है। तो मुझे लगा कि पॉलिटिक्स में ही चलते हैं, और फिर एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि आई विल परस्यू पॉलिटिक्स एज माय करियर। तो सर अभी इलेक्शन मैनेजमेंट में आप करंटली वर्क कर रहे हैं, और ये बहुत नीश या अलग तरह का व्यापार या अलग तरह का एक एरिया है जिसमें वर्क करते हैं, तो ये आपने कैसे चूज किया और इसमें कैसे एंटर हुआ? सो ये मैंने चूज नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। सो कैसे होता है पार्टी में कि बीजेपी एक बहुत स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक बहुत आपने सुना होगा पार्टी विद अ डिफरेंस, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन बहुत डिफाइंड है। तो जब मैं 2019 में सबसे पहले गया झारखंड, पॉलिटिक्स में घुसना ही खुद में बहुत आसान नहीं है। बहुत हाई बैरियर्स ऑफ एंट्री जो बिजनेस में बोलते हैं वो है। तो जब मैं गया 19 में, वहां पे जो
बीजेपी में एक संगठन महामंत्री एक पद होता है, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है। हर एक स्टेट में एक होते हैं और नेशनली भी एक होते हैं। और आप समझ लीजिए कि स्टेट प्रेसिडेंट के बाद वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो जब मैं 19 में झारखंड गया, मैं किसी को नहीं जानता था पॉलिटिक्स में, किसी को भी, मतलब दूर दूर तक। मुझे जो पार्टी ऑफिस है उसका लोकेशन तक नहीं पता था एक्चुअली। तो मैं गया, उनसे मिला, मैंने कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में, मुझे पार्टी में काम करना है। शुरू में थोड़ा वो भी स्केप्टिकल थे, लेकिन मैंने बार बार परसिस्ट किया। तो उन्होंने, इलेक्शंस उसी समय थे 2019 के लोकसभा के इलेक्शंस, तो उन्होंने थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करना शुरू किया। इलेक्शन में बहुत सारे काम होते हैं, तो बैक एंड में कुछ इलेक्शन का मैंने काम देखना शुरू किया। फिर उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने और इन्वॉल्व किया। फिर धीरे धीरे वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई और लोकसभा इलेक्शंस के समय मैंने काफी कुछ देखा बैक एंड में। फिर उसी साल विधानसभा इलेक्शंस थे हमारे स्टेट में, झारखंड में, तो उसमें फिर मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। तो करीब 1 साल तक ये होता रहा और उसके बाद जाके फिर मैंने कहा कि नाउ दैट आई हैव काइंड ऑफ प्रूवन माई सेल्फ, मैंने इतनी मेहनत की है, तो मुझे पार्टी के फॉर्मल स्ट्रक्चर में आप अगर जगह दे सकें। तो उसी समय बीजेपी में हर 3 साल में टीम बदलती है, एक नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते हैं, फिर वो अपनी टीम बनाते हैं। तो उसी समय नई टीम बनने वाली थी, तो फिर तब जाके मुझे टीम में वहां पे जगह मिली। तो फिर रोल वो डिसाइड करते हैं, जो भी स्टेट प्रेसिडेंट हैं या जो लीडर्स हैं, वो आप चुन नहीं सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा टेक्निकली साउंड हो, तो आप सोशल मीडिया देख लो हमारा स्टेट का। तो पहले मैंने सोशल मीडिया देखना शुरू किया। फिर बाद में थोड़ा इलेक्शंस जब नजदीक आने लगे, 2024 के 1-1.5 साल पहले उसके, तो उन्होंने कहा कि अब आप इलेक्शन मैनेजमेंट देख लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए। तो पार्टी फिर जो भी आपको दायित्व देती है, मोटा मोटी आपको वो फॉलो करना पड़ता है। सो देयर यू डू नॉट हैव मच ऑफ अ चॉइस। अपन बात करते हैं अभी इलेक्शन मैनेजमेंट के बैकएंड पे, अभी बैकएंड पे बात चल रही है। तो सबसे पहले जैसे सपोज आज की डेट में डेट अनाउंस हो गया इलेक्शन कि अभी इलेक्शन की डेट्स आ गई है, चुनाव आयोग ने कह दिया आप तैयारी चालू करो और पार्टी आ गई इलेक्शन बोर्ड में। तो अब इलेक्शन की प्लानिंग के लिए क्या क्या की फैक्टर्स है जिसपे ध्यान देते हैं भाई, किस क्या क्या चीजें हैं, जातिगत समीकरण है, कुछ क्या है क्या नहीं है, मतलब हाउ डू यू प्लान इलेक्शन? डेट्स आ चुकी है, 3 महीने बाद इलेक्शन है, तो अब जो मीटिंग होगी एक इलेक्शन मैनेजमेंट की, व्हाट फैक्टर्स दे विल डिसाइड एंड हाउ दे विल प्लान? सो 3 महीना इज वेरी शॉर्ट पीरियड। 3 महीने पहले तक तो काफी कुछ हो चुका होता है। ठीक है, और 1 साल पहले। हाँ, खासकर बीजेपी जैसी पार्टी के लिए हम अक्सर बोलते हैं कि वी आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। तो हम 5 साल इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। और जो किसी भी इलेक्शन की इनफैक्ट तैयारी आप देखेंगे तो कम से कम 1.5-2 साल पहले शुरू हो जाती है। अब 1.5-2 साल पहले क्या होता है, सबसे पहले तो सिंस बीजेपी अगेन बोलते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हर एक लेवल पे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल टीम को आप जानते हैं, वैसी स्टेट लेवल पे टीम होती है, वैसी हर डिस्ट्रिक्ट में टीम होती है, वैसी हर ब्लॉक में टीम होती है, वैसी फिर आप उसके नीचे जाते हैं तो पंचायत में हमारी टीम्स होती है, फिर बूथ तक होती है। तो बहुत लंबी स्ट्रक्चर। आप नंबर्स में देखना शुरू करेंगे तो एक एक स्टेट में आपको सिर्फ पदाधिकारी में बोल रहा हूं, मेंबर्स नहीं, जो कोई ऑफिस बेयरर है, आपको बूथ तक अगर आप चले जाएंगे तो 5-5 लाख आपके ऑफिस बेयरर्स हो जाएंगे। तो ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप उसको चेक करते हैं ये कितना इंटैक्ट है, कहाँ पे कितने लोग हैं, सब एक्टिव हैं या नहीं, कहीं पे कोई डिफेक्शन है क्या, कहीं पे उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है क्या, सबसे मेरी बात हो पा रही है कि नहीं, सबका डिटेल्स मेरे पास है कि नहीं। तो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप एक बार वो ठोक पीट कर चेक कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर मेरा पूरा इंटैक्ट है कि नहीं आने वाले इलेक्शंस के लिए। किसी पर को बदलना है, करना है, कुछ ऊपर नीचे चीज हो रही है, क्योंकि आप ऊपर से बैठे बैठे पूरा इलेक्शन का रिजल्ट तो चेंज नहीं कर देंगे। इलेक्शन का रिजल्ट कौन इन्फ्लुएंस करेगा? वो जो बूथ पे आखिरी कार्यकर्ता आपका बैठा हुआ है, वो कितना मोटिवेटेड है, वो कितना एंगेज्ड है आपके साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा स्ट्रक्चर चेक करते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए अगेन पूरा अपना प्रोसेसेस होते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति तक जब भी चाहे हम रीच आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, बात हो पा रही है कि नहीं, सामने से रिस्पॉन्स आ पा रहा है नहीं। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप चेक करते हैं। ये पहले ऑर्गेनाइजेशनल काम हुआ। दूसरा, पब्लिक के साइड पे देखते हैं नैरेटिव क्या होने वाला है। डिपेंड्स नाउ, किसी स्टेट में आप ऑलरेडी पार में है, किसी में आप विपक्ष में, तो वेरी करेगा। जहां पे ऑलरेडी आप पार में है, आप क्या करना चाहेंगे? आप चाहेंगे आप बताना कि हमने भाई पिछले 5 वर्षों में क्या अच्छे काम किए। तो एक ब्रॉडर नैरेटिव बनता है, एक ब्रॉडर थीम बनती है जिसके अराउंड आपका पूरा कैंपेन तैयार होता है। स्लोगन्स वगैरह, गाने या जितनी भी इस प्रकार की चीजें होती हैं वो सब आती हैं। अगर आप विपक्ष में हैं तो आप क्या करते हैं? आप जो भी सरकार की नाकामियां हैं, आप उसके अराउंड एक थीम तैयार करते हैं। ये सरकार ने क्या 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 नहीं कर पाई है, क्या नाकामियां रही हैं। अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप क्या करेंगे?
है ना, उसके लिए आप अपना एक, है ना, मैनिफेस्टोज आते हैं, तो वो एक पार्ट हुआ। इसके अलावा फिर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, टीम्स बनाते हैं हर एक चीज की। सो फॉर एग्जांपल, जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो करीब करीब हमारी 30-40 टीम्स होती हैं अलग अलग। तो एक टीम है जो मीडिया देखेगी, एक टीम है जो ग्राउंड पे, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से हम वैन्स अगर घुमा रहे हैं, प्रचार वाहन जो होते हैं, तो एक छोटी सी टीम है जो वो पूरा मॉनिटर करेगी, कहाँ गई, कहाँ कितना इफेक्टिवनेस है, जा रही है कि नहीं। मान लीजिए एक टीम है जो जगह जगह जाके छोटे नुक्कड़ नाटक कर रही है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक छोटी सी टीम है। तो ऐसे आप देखना शुरू करेंगे तो इतने सारे टीम्स होंगे जो हर अपनी छोटे 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 काम को मैनेज करती रहेगी। फिर सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जिसको चुनाव समिति बोलते हैं, तो वो स्टेट लेवल पे रहेगी। इसी प्रकार की सारी समितियां जिलों में रहेंगी जो जिले में इस प्रकार के काम देखेंगी। तो एक बहुत एक्सटेंसिव काम रहता है। कॉर्पोरेट फेल हो जाता, मुझे तो लगता है इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट से भी ऊपर लेवल पे काम हो रहा है, मैं तो ये कहूंगा। तो डिफरेंस क्या है कॉर्पोरेट में? सी, कॉर्पोरेट में प्रोसेसेस बहुत डिफाइंड है ना। कॉर्पोरेट में हर एक एम्प्लॉय पेड है, तो दे आर सपोज टू डू वो काम जो उनका है। पॉलिटिक्स में कोई पेड नहीं है, तो आपसे विचारधारा के लिए जुड़ा है। वो आपसे फॉर एग्जाम्पल उसको लगता है कि वो ग्रो कर पाएगा आपके साथ, उसको अच्छा लगता है आपके साथ फॉर वॉट एवर रीजंस, उसके लिए जुड़ा है। तो कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, तो उसको आप डंडा मार के ये नहीं बोल सकते हो कि तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों नहीं गया तू? करेक्ट, वो सैलरी नहीं दे रहे हैं आप उसको ना, तो उसको आप प्यार से ही बोल सकते हैं। और ना टाइम फिक्स है, 10 to 5 नहीं है ना, वो तो मॉर्निंग टू इवनिंग। करेक्ट। और हो सकता है उसके 5 अलग काम हो सकता है वो कहीं नौकरी करता हो और खाली समय में आपके साथ आपको वो वॉलंटियरिंग कर रहा हो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यहां पे आती है। दूसरा, साइज मैटर्स। कॉर्पोरेट, आप कितने बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स देखेंगे, आप 2-4 बहुत बड़े वालों को छोड़ दें तो कहीं में आपको 5 लाख एम्प्लॉयज नहीं मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे 5 लाख लोग हैं, मान लीजिए अगर आपको रीच आउट करना है बूथ तक पूरा, अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो बहुत डिफिकल्ट है सबको एक सूत्र में बांधना। कोई एक छोटी सी डायरेक्शन भी, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपने डिसाइड किया कि एक ऐप है जो मुझे सारे अपने कार्यकर्ताओं में डाउनलोड करवानी है, उस ऐप को अगर 5 लाख फोन्स में आपको डाउनलोड करवाना है, उसमें आपकी हालत खराब हो जाएगी, राइट। एकदम छोटी से छोटी कोई भी चीज, तो स्केल बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट इज द सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड, टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट है। सो कॉर्पोरेट क्या है, अभी बहुत सालों से है, प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड है, और आज नहीं हुआ तो कल भी होगा तो चल जाएगा। यह नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्शन का टाइम निर्धारित है। तो हमें अगर सितंबर में इलेक्शन है तो जून जुलाई तक सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। वो 2 महीना आगे गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। सो स्केल, टाइम कंस्ट्रेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दीज पीपल नॉट योर पेड स्टाफ, ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट के कुछ फैक्टर्स पे बात करता हूँ जिस पे बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो देखते हैं, जो कई इलेक्शन में जीत या हार तय करता है, वो है जाति। और वो उससे बात करते हैं, जाति कभी नहीं जाती। तो वाई ये कास्ट का रोल इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? मतलब इतना डोमिनेंट क्यों है? अपन कहते भी रूरल में होगा या वैसे होगा, लेकिन कास्ट में ना कुछ बातें नहीं होती। तो क्यों ऐसा? वाई पीपल फोकस ऑन कास्ट टू मच? सी, पीपल नीड सम आइडेंटिफायर। वो अपने आप को किसी ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हमेशा। तो आप जैसे अगर यूएस में रह रहे हैं तो यूएस में आप देखेंगे कि जितने इंडियंस हैं वो सब एक दूसरे से मिल जाएंगे इंडियन इंडियन बोल के, राइट। अभी वही सारे इंडियंस अगर दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में फिर बात होने लगेगी तो स्टेट पे बात करने लगेंगे, तो बोलेंगे अच्छा, जैसे आप बोलोगे अरे आप जयपुर से हो, ओहो, तो दोस्ती हो गई हमारी। मैं बोलूँ अरे आप रांची से हो, तो दोस्ती हो गई हमारी, राइट। साउथ इंडियन वाले जितने हैं बोले ऐसे तमिलनाडु से हो, तो दोस्ती हो गई हमारी। तो फिर वो स्टेट्स पे आ जाते हैं। अब आप स्टेट के अंदर सब चले जाओगे तो हो सकता है वो जिले पे आ जाए, किसी और फैक्टर पे आ जाए। तो ऐसे करते करते हमें हर जगह पे ना कोई एक आइडेंटिफायर चाहिए होता है। और इंडिया में आप देखेंगे जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्लू या आइडेंटिफायर जो एक तरह से हिस्टोरिकली चला आया है, राइट, वो है कास्ट। सेम जैसे मैंने कहा कि आप यूएस में हो तो कोई नहीं पूछता आप किस जाति से हो, इंडियन हो तो काफी है, दिल्ली में भी हो तो रांची से हो तो काफी है मेरे लिए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शायद वहां जाओ तो फर्क पड़ने लगेगा क्योंकि वहां तो सभी रांची से है। तो नेक्स्ट आइडेंटिफायर क्या है? तो आइडेंटिफायर में वो कास्ट आ जाता है। और हिस्टोरिकली क्या है, क्योंकि थोड़ा उससे लीनियज भी कनेक्टेड है, तो एक तरह से वो लगता है कि ओके दीज आर माई पीपल, वो एक सेंस, राइट। नाउ दिस इज इतना स्ट्रांगली इनग्रेन्ड है ये इंडियन एक तरह से हिस्टोरिकल लीनियज में कि आज भी लोग खुद को आइडेंटिफाई करना, अगर सबसे प्राइम आइडेंटिफाइज अगर देखेंगे आप 2-3 तो उसमें कास्ट आएगा, राइट। और इसलिए फिर पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस भी इसे यूज करते हैं। सी, पॉलिटिक्स इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी,
राइट। तो सोसाइटी जैसा भी है, पॉलिटिक्स वैसा ही रहेगा। तो अगर हम कास्ट को बहुत वैल्यू करते हैं तो पॉलिटिशियंस वैल्यू करेंगे। फिर जो पार्टीज है वो भी कास्ट लाइन्स पे टिकट देंगी, क्योंकि उनको भी इलेक्शंस जीतने हैं, राइट। तो इसलिए कास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर जगह पे आप देखेंगे कि लोग कास्ट को यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद अदर पीपल। तो पॉलिटिक्स में भी यूज होता है वो। तो सर एक्चुअली मैं इसको इसलिए ज्यादा था कि भाई कास्ट पे इतना फोकस क्यों। जैसे मैं आपको स्टोरी से रिलेट करता हूँ, मैं दिल्ली आता रहता हूँ जयपुर से। तो एक बार कैब ड्राइवर था, हमको और कहाँ से, बोले साहब इस स्टेट से हैं। तो मैंने कहा और बताओ साहब क्या। तो वो तो हम उस समय इलेक्शन वाला मोड था, तो हम भी मिनी इलेक्शन मोड में थे। वैसे ही बातचीत करते ना कि और भाई साहब ये सरकार कुछ काम कर रही नहीं कर रही, या ऐसा ही है नहीं करती है, तुमको ये सिलेंडर मिला क्या, हाँ सब मिला, उसमें ये बेनिफिट मिला क्या, हाँ सब मिला, ये वाला मिल गया, बोले हाँ मिल गया। तो यार इतने बेनिफिट मिल गए तुमको, तो फिर तो इन्हीं को वोट दोगे तुम। नहीं सर इनको वोट नहीं देंगे, इसको दोगे, हम तो वो वाली कास्ट के हैं ना, हम तो उनको देंगे। अगर तुम उन वाली कास्ट के हो तुम तो उनको दोगे, लेकिन उन्होंने तो यार कुछ किया ही नहीं। हाँ करते तो नहीं है वो, लेकिन अब क्या करें, हम तो उन्हीं को देंगे। मैं कहीं बाकी लोग कर रहे हैं नहीं, इनको नहीं देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये विकास और जाति, अगर मैं दोनों को देखूं कि एक बंदा विकास कर रहा है पर आपकी जाति का नहीं है, दूसरा जाति का है पर कुछ करता नहीं है, फिर भी आदमी जाति की तरफ जा रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब कॉमन सेंस वाला सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक वो कोट है ना, उसमें कहते हैं कि लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था और लकड़ी कटती रही, क्योंकि लकड़ी को लगा कि कुल्हाड़ी में लगी हुई जो लकड़ी है वो तो अपनी ही जाति की है, राइट। तो वही होता है कि और आप खास करके देखेंगे थोड़े रूरल एरियाज में कि अपनी जाति का कोई क्रिमिनल भी है तो उसको हम बाहुबली बोलते हैं, और दूसरी जाति का है तो उसको फिर हम क्रिमिनल बोलते हैं, राइट। तो अपनी जाति वाली के सारे खून भी माफ है कि ये तो बाहुबली है, बाहुबली है, राइट। तो वो अगेन वो एफिनिटी आ जाती है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। सो हम वो इमोशन से आगे निकल नहीं पाते, ये नहीं सोच पाते हैं कि जरूरी नहीं कि कोई अगर अच्छा करे मेरे लिए तो जरूरी नहीं कि वो मेरी ही जाति का हो। लेकिन लोग क्या होता है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि कई बार जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो करीब करीब एक तरह के होते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हो सकता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हो वर्सेस एक खराब, बहुत सारी जगहों पे सिमिलर काइंड ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं। तो अब जब चुनने की बारी आती है तो काम वाम कोई ऐसा डिफरेंस होता नहीं है, तो कहते हैं किस चीज पे चुने, सब तो एक ही तरह के हैं, सब तो चोरी हैं, तो सोचते हैं अपनी जाति का चोर चुन अपनी जाति का, राइट। तो अगेन वो इतना सबकॉन्शियस में हमारे वो डला हुआ है ना कि हम सोचते हैं कि अगेन, लेकिन ये टूटता भी है कई बार। सो जो आपने बात कही, अगर किसी जगहों पे आप देखेंगे कई बार कोई कैंडिडेट्स, कोई सीएम कैंडिडेट, कोई नेता जो बहुत अच्छा करने लगते हैं, तो आप देखेंगे फिर वैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत जाते हैं जहां उनकी जाति के लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि फिर लोग आइडेंटिफाई करने लगे, अरे कोई बात नहीं यार मेरी जाति का नहीं है तो क्या हुआ, काम इसने बहुत अच्छा किया है। वो आउटलायर होना चाहिए, करेक्ट। वो 19-20 पे नहीं करेगा, वो 19-25 होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल आप अपने प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल ले लीजिए। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई जाति से आइडेंटिफाई नहीं करता है कि इस जाति से आते इसलिए वोट देते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, एज अ यू नो आई लाइक हिम एज माय पीएम, तो मैं वोट दूंगा। तो आपको अगर उस स्टेचर पे आप चले गए तो फिर पीपल विल वोट फॉर यू इररिस्पेक्टिव कि आप किस जाति से आते हैं। वो स्ट्रेचर की बात है, एक आउटलायर होने की बात है, नॉर्मल केस में जाति। अच्छा सर, ये जो जाति वाली चीज है ये हिस्टोरिकली जब से अपने देश आजाद हुआ तब से है, या कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ जिसके बाद से इसकी प्रोमिनेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ी? नहीं, जातियां हमारे यहाँ हमेशा से रही हैं, लेकिन थोड़ा उसका फॉर्म चेंज हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल, और मैंने बहुत पढ़ा है इस पे, जो मेरी समझ है इस चीज की, यानी इस पे बहुत सारे थियरीज हैं। सी, जातियों की शुरुआत कैसे हुई? जितने भी आप जातियां देखेंगे इंडिया में, दे आर ऑक्यूपेशनल कास्ट्स, वो किसी काम से रिलेटेड है, राइट। हर जाति का एक विशेष काम होता है। आप देखिए, जैसे बढ़ई बोलते हैं तो लकड़ी का काम करते हैं, वो नाई बोलते हैं तो बाल काटने वाले लोग नाई होते हैं, तो लोहार है तो लोहे का काम, सुनार है तो सोने का काम। हर एक जाति के आप देखेंगे कोई ना कोई काम। सो ऑल ऑफ दीज आर ऑक्यूपेशनल कास्ट, और पुराने इतिहास में जो जिसका काम करता था वो उसके नाम से जाना जा रहा था। नाउ व्हाट हैपेंड इज, अब देखिए उस समय यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और ये सिस्टम नहीं थे, तो क्या होता था कि फैमिली अपने स्किल्स अपने बच्चों को पास करती थी। तो कोई अगर लोहार के यहाँ एक बच्चा पैदा हो रहा है तो बचपन से ही वो उसने सीख लिया लोहा पीटना, लोहे का काम करना, तो वो भी फिर लोहार बन गया। और ये बहुत इनग्रेन था, वो चेंज करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि आपको अगर लोहार को सुनार बनना है तो कौन सिखाएगा? कोई यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट और स्किल डेवलपमेंट तो है नहीं, और सुनार नहीं सिखाएगा, वो अपने बेटे को सिखाएगा सिंपली। और ना इतनी मोबिलिटी थी, जिस गांव में लोग पैदा होते थे उसी में मर जाते थे, तो कोई दूसरी जगह कोई जाने वाला नहीं था। दूसरा, ये जितनी भी जातियां होती थी ऑक्यूपेशनल कास्ट, ये एक साथ रहती थी। क्यों रहेंगी एक साथ?
क्योंकि बहुत सारी चीजों में सिनर्जीज होगी, एक दूसरे को मदद कर पाएंगी। एक साथ रहने से फायदा है, अगर लोहार 10 एक साथ रह रहे हैं तो बहुत सारी चीजों में एक दूसरे को मदद कर पाएंगे, तो नेचुरली एक साथ रहना शुरू हो जाएगा, तो वैसी टोलियां भी बनेंगी। अब जब ये पास ऑन होने लगे इस प्रकार से, दूसरा, मेरी समझ से इसमें कोई बहुत हायरार्की नहीं थी। ये नहीं था कि ये सुनार बड़ा बड़ा है कि लोहार बड़ा है कि बढ़ई बड़ा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ दीज वर ऑक्यूपेशनल कास्ट्स। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे जैसे आप मॉडर्न वर्ल्ड में आने लगे, अ, हर स्किल का कुछ प्राइस है, आप क्या प्रोड्यूस करते हो उस पर प्राइस। सो फॉर एग्जाम्पल, सुनार का जो स्किल होगा वो थोड़ा ज्यादा वैल्यूड होगा लोहार से, क्योंकि इट इज अ फाइनर वर्क, राइट। तो आप वैसे जब देखने लगोगे तो इनके रिटर्न्स भी अलग होंगे, राइट। नाउ जो ब्राह्मण्स थे उनका काम था पढ़ाना, सो फॉर एग्जाम्पल या पूजा पाठ कराना। अब वो पढ़ाते या पूजा पाठ किसको कराते थे? मोस्टली जो थोड़े संपन्न लोग होते थे, राजा रजवाड़े और उस प्रकार के लोग, तो उनका जो रिटर्न्स होगा वो हायर होगा, राइट। जो खेत में काम करने वाले हैं या खेत ओन करते हैं उनका रिटर्न्स हायर होगा। इस कारण से एक इकोनॉमिक हायरार्की बनने लगी। जो आज के हम दलित कास्ट बोलते हैं या वैसे काम करने वाले, जैसे चमड़े का काम करने का बहुत लो वैल्यू का था, या वैसे लोग जो मरे हुए पशु और उनको उठा के फेंकते थे, वो सबसे लो वैल्यू का है, उसमें कुछ इकोनॉमिक एडिशन है नहीं, तो उसके कारण इकोनॉमिक हायरार्की बनने लगी। तो जैसे जैसे हम मॉडर्न वर्ल्ड में आने लगे, चूंकि इकोनॉमिक हायरार्की बनने लगी, क्लास हायरार्की बनने लगी, तो हमने क्लास कास्ट को भी वैसे कर दिया। हमने लगने लगा अच्छा ये छोटी जाती है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, विच वॉज नॉट ओरिजिनली। पैसे से था कि अमीर के कम अमीर है, कम पैसा, वो करेक्ट, वो धीरे धीरे ऐसे इनग्रेन हो गया कि अच्छा ये बड़ी है, ये इससे छोटी जाती है, इससे ये और भी छोटी जाती है, वो हायरार्की बनने लगी। और ये फॉर्मलाइज हो गया कब? अंग्रेजों के समय। क्योंकि अंग्रेजों को क्या था, वो जब सेंसस उन्होंने कराना स्टार्ट किया, फिर उनको इन कास्ट्स को ग्रुप करना था फॉर स्पेसिफिक बेनिफिट्स। तो सबसे पहले वो भी परेशान हो गए कि इनको ग्रुप कैसे करें, तो उन्होंने सबसे पहला एक पैरामीटर निकाला डिप्रेस्ड क्लासेस का। अंग्रेजों ने कहा कि वैसी जो भी जातियां जो छुआछूत मतलब जहां पे जो भुगत रही हैं, उनको हम सबको डिप्रेस्ड क्लास बोलेंगे। और फिर उनको क्लब करके उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास कहा, फिर उनके लिए स्पेसिफिक सीट्स एलोकेट करना और कुछ कुछ बेनिफिट्स के लिए। तो वहां से फॉर्मलाइजेशन उसका शुरू हो गया, राइट। तो डिप्रेस क्लास जो आज हम शेड्यूल्ड क्लास बोलते हैं, दलित्स बोलते हैं, वो उस क्लास को उन्होंने सबसे पहले फॉर्म किया। आजादी के बाद क्या हुआ कि अब जो डिप्रेस क्लास थे वो तो करीब करीब आइडेंटिफाइड थे, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले कहा गया, क्योंकि इकोनॉमिकली सोशली हर प्रकार से वो बहुत पिछड़े हुए थे, तो रिजर्वेशंस लाए गए सबसे पहले उनके लिए। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, जो आइडेंटिफाई किए गए कि जो ट्राइबल्स है उनका एक अलग वर्ग रहेगा और उनके लिए भी अलग, कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन की किस प्रकार उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, उसके लिए प्रोविजंस किए गए। तो यहां से फॉर्मलाइजेशन हुआ, रिजर्वेशन की शुरुआत हुई। ओबीसीज बहुत बाद में आया, राइट। ओबीसीज फिर क्या हुआ, कहा गया कि इन कास्ट के अलावा और भी कुछ कास्ट हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है, राइट। वहां पे छुआछूत का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी जातियों से वो थोड़ा पीछे हैं पैरामीटर्स में, सोशल में, एजुकेशनल में। तो उनके लिए सबसे पहले इनफैक्ट आप इंडिपेंडेंस के बाद देखेंगे तो काका कालेलकर कमीशन बनी, इनफैक्ट आइडेंटिफाई किया गया किस प्रकार के कुछ कास्ट हैं बैकवर्ड कास्ट। जवाहरलाल नेहरू उन्होंने उस समय उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि आई डू नॉट कंसिडर कास्ट टू बी द राइट आइडेंटिफायर बैकवर्डनेस के लिए। तो उस समय हो गया। फिर मुंगेलीलाल कमीशन बना 70s में, फिर उसके बाद मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन ने काफी कुछ चेंज किया, मतलब व्हाट वाज इट एग्जैक्टली? इसका काफी मतलब जाति वाले में रोल बताया जाता है। सो मंडल कमीशन, बीपी मंडल बिहार के एक चीफ मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में एक कमीशन बनी। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1978 या 80 में। तो उन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा कि इंडिया में बहुत सारी जातियां हैं, करीब जिनको हम बैकवर्ड कास्ट्स बोल सकते हैं। इनकी संख्या करीब करीब 52% है पूरी पॉपुलेशन की, करीब आधी हमारी आबादी। आज के डेट में से करीब 2600 जातियां आती हैं, और इन सारी जातियों का सोशल और एजुकेशनल अगर आप पैरामीटर्स देखेंगे तो ये पीछे हैं हमारे समाज से। तो इनको कुछ अफर्मेटिव एक्शंस दिए जाने चाहिए, किसी प्रकार से इनको थोड़ा एडवांटेजेस दिए जाने चाहिए ताकि हमारे मेन स्ट्रीम से जुड़ पाए। कास्ट को उन्होंने बेसिक आइडेंटिफायर बनाया, है ना, कि कास्ट ही वो लाइंस है जिसके अकॉर्डिंगली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक पॉसिबल नहीं था क्योंकि इंडिया में टैक्सेस कोई नहीं देता, तो आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है कि इकोनॉमिकली कौन अगड़ा है कौन पिछड़ा है। तो 1980 में आया, लेकिन कांग्रेस ने फिर इसको शेल्व कर दिया एक तरह से, इंदिरा गांधी की सरकार, फिर राजीव गांधी जी की सरकार। प्राइम रीजन ये था कि कांग्रेस को अगड़ी जातियों का बहुत समर्थन होता था और वो नहीं चाहती थी कि उसको थोड़ा सा डिसरप्ट किया जाए।
लेकिन 1990 में वीपी सिंह की सरकार आती है, और वीपी सिंह जी की सरकार जब आती है तो वीपी सिंह, आप उस समय का थोड़ा उसके उस समय के पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वीपी सिंह एक तो सबसे पहले जो सरकार चला रहे थे वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो वो ऐसी बहुत अस्थिर सरकार थी। तो वीपी सिंह चाहते थे, और वीपी सिंह की तभी खींचतान चल रही थी देवीलाल और चंद्रशेखर जी के साथ, तो वीपी सिंह चाहते थे कि एक उनका वो समर्थक वर्ग क्रिएट कर पाए, एक सपोर्ट क्लास जो उनके साथ हमेशा रहे चाहे कुछ भी हो जाए। और वो समर्थक वर्ग क्रिएट करने के लिए उनको लगा कि मंडल कमीशन एक बहुत सही टूल है, वो पिछड़ों के मसीहा के रूप में आगे आ सकता है, एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो उन्होंने, और भी बहुत सारे ऐसे नेता है जो कहते हैं कि उन्होंने इसमें बहुत रोल प्ले करा, बट एक दिन लोकसभा में वीपी सिंह जी ने डिक्लेयर किया कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को हम लागू कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत जो केंद्रीय नौकरियां हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, उसमें 27% आरक्षण इनके लिए, और उन्होंने कहा कि अब हम देंगे। और फिर उसमें बहुत ऑल ऑफ अस नो, उस पर बहुत प्रोटेस्ट हुए। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था राजीव गोस्वामी, उसने खुद को आग लगाई, फिर वो बहुत देश में कई जगहों पे आगजनी हुई, बहुत प्रोटेस्ट हुए, लेकिन फिर वो लागू हुआ, और सबसे पहले वो आपके जॉब्स में लागू हुए, फिर 2006 में उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रिजर्वेशंस में भी लागू किया गया। तो इस प्रकार से फिर ओबीसी रिजर्वेशन, बेसिकली रिजर्वेशन और सरकारी नौकरियों में आने लगे ये मंडल कमीशन के बाद से है। बिल्कुल, ओबीसी 90s रिजर्वेशन तक नहीं था ये, नहीं, ओबीसी का नहीं था जी, उसके पहले सिर्फ एससीज और एसटीज के लिए था। अच्छा, एससी एसटी का था, ओबीसी वाला जो था वो जी। बाद में आया। सर, ये जो कास्ट वाला है ये हर इंडिया में सब जगह सेम है, या मतलब नॉर्थ में ज्यादा साउथ में कम है, या ऐसा कि शहरों में कम गांव में ज्यादा है, या सब जगह इक्वल कंट्रीब्यूशन है जात वाला जो एंगल है? इंडिया में हर जगह ऑलमोस्ट, थोड़ा कम ज्यादा बोल सकते हैं आप, लेकिन कहीं भी आप चले जाए, इनफैक्ट सदर्न स्टेट्स को हम थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड मानते हैं, लेकिन वहां भी है। तमिलनाडु का कास्ट पॉलिटिक्स इज लाइक अनदर एक्सट्रीम, वहां पे तो कास्ट पे ही मतलब पूरी पॉलिटिक्स पोलराइज्ड है। हर जगह है ऑलमोस्ट, आप किसी भी स्टेट में इंडिया में चले जाए। रूरल अर्बन में मुझे लगता है थोड़ा सा, अर्बन इंडिया में एक चीज अच्छी क्या हुई है कि शहरों में जो लोग आते हैं वो इकोनॉमिक रीजन से आते हैं, वो पलायन करके आते हैं कि मुझे 2 रोटी कमानी है। तो जहां 2 रोटी कमाने की कवायद आती है, वहां बाकी सारी चीजें लोग भूल जाते हैं, वहां फिर उनको जाति याद नहीं आती। कि कॉर्पोरेट में, जैसे मैं कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठा हूँ, मैं टेबल पे 10 लोग बैठे हैं, वो दे ऑल आर कलीग, मैं नाम पूछता हूँ, आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ, मैं जाति वाति में कुछ हो ही नहीं, हम साथ ही बैठे हैं, साथ ही कैंटीन जाएंगे, साथ ही खाएंगे, साथ ही डांट खाएंगे, साथ ही काम करेंगे, बट एवरीथिंग इज इक्वल। तो मुझे लगता है मेट्रोपॉलिटन जहाँ पे आ जाता है, वहां पे थोड़ा जाति का असर थोड़ा सा कम हो जाता है। करेक्ट। सो अगेन, आप कहाँ पे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो मैं भी जब कॉर्पोरेट में था, मैं बता सकता हूँ मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त स्कूल के रहे हैं, इनफैक्ट वन ऑफ देम पास्ड अवे आल्सो, लेकिन आज तक उसकी जाति का मुझे पता नहीं है, राइट। मैं कॉर्पोरेट में जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मुझे ज्यादातर की जातियां नहीं पता है, एक आध दो की पता होंगी, शायद वो मैंने गेस कर ली होंगी, कुछ ऑब्वियस सरनेम्स होते हैं तो समझ में आ जाता है, अदरवाइज ज्यादातर की जातियां मुझे नहीं पता है। मतलब दोस्ती हो जाती है, पूछा नहीं जाता कि भाई नाम क्या है, कास्ट क्या है, ये बताओ, वो नहीं है। करेक्ट। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं फॉर एग्जाम्पल, या ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, गवर्नमेंट साइड पे जाते हैं, तो ये बहुत प्रोनाउंस्ड फील होने लगता है। तो जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचा ब्यूरोक्रेसी में, तो वहां मैंने देखा कि लोगों ने एक तरह से ग्रुप्स बना लिए हैं अलग अलग कास्ट के, वहां पे लॉबीज बन गई है। फिर जब पॉलिटिक्स में भी आया तो सबसे पहले लोग जाति ही पूछते थे, तुम किस जाति से आते हो, एंड उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें होती है। तो आप कहाँ पे, उस पर बहुत डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट्स में, थोड़े अर्बन सेंटर्स में डेफिनेटली ये काफी कम हुआ है। सर, अभी जाति की बात हो रही, तो पहले जातिगत जनगणना थी, कांग्रेस की तरफ से डिमांड हो रही थी, बीजेपी अपोज कर रही थी। नाउ अभी रिसेंटली बीजेपी ने कहा अरे ये तो बढ़िया चीज है, करा लेते हैं। तो पहले अपोज क्यों कर रहे थे और अभी कराने का क्या रीजन है, और इसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब जातिगत जनगणना से होगा क्या? अच्छा सवाल है। तो जातिगत जनगणना पहले समझना होगा कि तो एससीज और एसटीज जो इसमें जातियां आती हैं, उसकी हमेशा से जातिगत जनगणना होती रही है। तो एससी के अंदर जितनी भी जातियां हैं, सो फॉर एग्जांपल एक पासवान है, एक मुसहर है, उनकी जनगणना हर 10 वर्ष होती ही होती है। कंटेंशन कहाँ था, ओबीसी कास्ट जो है और जनरल जो है वो क्लब होके आते थे, राइट। तो वहां पे हम उसके स्पेसिफिक कास्ट नहीं पूछते थे, टोटल जनरल का पॉपुलेशन बता दिया, टोटल ओबीसी का पॉपुलेशन बता दिया। तो डिमांड उठने लगी कि इनका भी हर कास्ट का पॉपुलेशन आना चाहिए। तो सबसे पहले 2011 में ये सेंसस हुआ, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसको हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कहा, एसईसीसी। एसईसी हो क्या है, लेकिन उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स थे, उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल क्या है, इकोनॉमिक क्या है, बहुत पूरा डेटा लिया गया। लेकिन फिर कहा गया कि वो जो डेटा यूजेबल नहीं है, राइट, तो उसको पब्लिक नहीं किया गया।
कि वो डेटा का मतलब इट्स नॉट वेरी ट्रस्टवर्दी, तो उसको पब्लिक नहीं किया गया। फिर ये डिमांड उठने लगी बहुत सारे स्टेट्स में, तो बिहार ने अपना खुद का सर्वे करवाया, कास्ट सर्वे। उसका डेटा बाहर आया, आपको याद होगा पिछले वर्ष जब वो डेटा बाहर आया तो फिर इतना हल्ला हुआ प्रदेश में, फिर सारी जातियां फेसबुक पे कि मैं 2% हूँ, तुम 4% हो, तो बोल रहा है मेरा 1% ही तुम्हें देख लेगा, और ये सब यही चलता रहा, काफी हुआ ये। कुछ और स्टेट्स है, उन्होंने भी अभी इनफैक्ट कर्नाटका ने कराया अपना जातिगत सर्वे, तेलंगाना ने भी कराया है। कर्नाटका ने जो जातिगत सर्वे कराया, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वहां की ज्यादातर कास्ट ने फिर उसको डिसोन कर दिया कि इसमें हमारी संख्या कम दिखाई जा रही है। जैसे जो वोकालिका कम्युनिटी है और लिंगायत कम्युनिटीज है, दोनों सबसे पावरफुल कम्युनिटीज है वहां की, उन्होंने अलग ही पूरा विरोध शुरू कर दिया है। बिहार में भी जो जातिगत जनगणना हुई उस समय नीतीश जी के साथ लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस थी। फिर राहुल गांधी अभी इसी साल कांग्रेस के जो जनवरी में आते हैं पटना, फिर कहते हैं जो कास्ट सेंसस हुआ फर्जी है, अपने ही कास्ट सेंसस का। सो बहुत इस पे स्टेट्स करा रहे थे, प्लस इतना ज्यादा कंटेंशन आ रहा था, तो लगा कि एक फॉर्मलाइज्ड होना चाहिए सेंट्रल लेवल पे, जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर पाए। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि अब मान लीजिए बिहार ने एक सर्वे कराया, कर्नाटका ने सर्वे कराया, एक ही कास्ट को पकड़िए दोनों जगह पे, तो जो बिहार की मेथोडोलॉजी है और कर्नाटका की है अलग अलग है। नाउ अगर इनकी कंडीशन को हमको कंपेयर करना है तो हम कर नहीं सकते, मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। क्योंकि सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर एक यादव की हमने बिहार में कही कि ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और कर्नाटका में ये कह रहे हैं, हम उसको एप्पल टू एप्पल नहीं कंपेयर कर पाएंगे, राइट? सो देयर नीड्स टू बी एक सेंट्रल स्टैंडर्डाइज सर्वे जो पूरे कंट्री पे एप्लीकेबल हो, जिसका डेटा हर स्टेट यूज कर पाए कि अच्छा ये तो हाँ सेंटर का डेटा, इसको हम यूज करेंगे पॉलिसीज के लिए या जो भी प्रोग्राम्स के लिए, उसकी जरूरत थी। दूसरा, जब आप रिजर्वेशंस में जाते हैं तो एक सबसे जो प्रॉब्लमैटिक चीज हुई है वो क्या हुई है कि हमने ग्रुप्स को तो रिजर्वेशन दे दिए। सो फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड कास्ट को हमने रिजर्वेशन दिया है ना 15% का। अब शेड्यूल्ड कास्ट में बहुत सारे कास्ट आते हैं। ओबीसी को हमने रिजर्वेशन दे दिया 27% का। ओबीसी में करीब 2600 कास्ट हैं। रोहिणी कमीशन एक कमीशन बनी थी जो एनडीए की सरकार में टू सी कि ये जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स है ये कितना कहां तक पहुंच पाए। अब ओबीसी में 26 कास्ट है, 2600 कास्ट है, 27% रिजर्वेशन है, लेकिन उस रिपोर्ट के फाइंडिंग में ये आया कि इन 2600 कास्ट में सिर्फ और सिर्फ 10 जातियों ने 25% रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है, और करीब 983 37% जातियां ऐसी हैं जिसको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिला। मतलब उसके अंदर भी चीजें, तो क्या है कि वो 2600 में 3/4 रिजर्वेशन का बेनिफिट 100 जातियों ने ले लिया, 3/4, और 1/4 में 2500 जातियां आ गई। सो हमने ग्रुप को तो रिजर्वेशन दे दिया, हमें लगा कि हमने सबको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे दी, लेकिन उसके अंदर कुछ जातियों को ही बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टेट्स वाइज जाएंगे देखेंगे आप, बिहार में बहुत ज्यादा फायदा हुआ यादव्स को, कुर्मीज को। बिहार यूपी में आप थोड़ा दिल्ली के अराउंड देख लेंगे तो जाट्स को बहुत फायदा हुआ। थोड़ा पंजाब साइड चले जाएंगे सैनीज को बहुत फायदा हुआ। आप कर्नाटका चले जाएं तो वकालिगास को बहुत फायदा हुआ। तमिलनाडु चले जाए तो थेवर्स को फायदा हुआ। केरला चले जाए तो जावास को फायदा हुआ। तो ऐसे कुछ कुछ जातियों को तो हुआ बहुत अच्छा और वो ऊपर भी उठ पाए, लेकिन बाकियों का क्या, राइट? तो इसके लिए कहा गया कि देयर नीड्स टू बी अ सब कोटा विद इन दिस कोटा। उसके अंदर भी जातियों को ग्रुप किया जाना चाहिए उनको। अब जैसे ये 983 जातियां जो हैं जिनको कोई फायदा ही नहीं हुआ, इनको भी कुछ मिले, इनके लिए भी आरक्षण के अंदर आरक्षण दो उसके अंदर 10%, मान लीजिए 27 के अंदर कर दीजिए कि ये 10% इन्हीं को मिलेगा, तो उनको भी फायदा होने लगेगा। लेकिन अब ये करेंगे कैसे आप, जब तक आपको उन जातियों की संख्या नहीं पता है। क्योंकि ठीक है नंबर्स तो आपको पता है कि 983 जातियां, लेकिन उन टोटल की संख्या कितनी जब तक नहीं है तब तक आप 27 में कैसे अपोर्शन करेंगे कि 5 देना है कि 10 देना है कि 15 देना है? तो उसके लिए आपको क्रेडिबल डेटा चाहिए। तो जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन उसने भी कहा कि इसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा, ये सब कैटेगराइजेशन के लिए भी। मुझे लगता है कि एक इसका बेनिफिट क्या आएगा कि अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स एक्चुअली सब तक पहुंचाना है तो आपको ये सब कैटेगराइजेशंस में जाना पड़ेगा, और ऐसी जितनी भी पॉलिसीज है छोटी छोटी, इसके लिए आपको क्रेडिबल डेटा चाहिए होगा कि उन कास्ट का क्या डेटा। और दूसरा क्रॉस सेक्शनल डेटा आपको चाहिए। सो फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा कि एक ही जाति की कंडीशन हरियाणा बनाम मध्य प्रदेश क्या है, तो हो सकता है और होता भी है बहुत सारी जातियां किसी स्टेट में जनरल है किसी में ओबीसी है, क्योंकि उनके कंडीशंस अलग है। दूसरा
बहुत सारे स्टेट्स में क्या है, सो फॉर एग्जांपल इनफैक्ट इसी कमीशन ने स्टडी किया, आईआईटीज में जो बच्चे गए ओबीसी कोटा में, उसको स्टडी किया और देखा कि एक वर्ष हरियाणा से और केरला से ओबीसी कोटा में करीब 600 बच्चे आईआईटीज में गए, ठीक है। और उसी वर्ष पंजाब से केवल 71 बच्चे गए और कर्नाटका जैसे बड़े स्टेट से केवल 125 बच्चे गए। तो इसका मतलब क्या है कि हरियाणा और केरला में जो ओबीसी कास्ट है कुछ ज्यादा संपन्न जातियां भी उसमें आ गई हैं, इसलिए उसके 600 बच्चे जा पा रहे हैं आईआईटीज में। तो इन स्टेट्स के ओबीसी बच्चों को नुकसान हो रहा है दूसरे स्टेट्स के मुकाबले, तो क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसलिए बहुत क्रेडिबल डेटा आपको चाहिए होगा क्रॉस सेक्शनल, अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस कास्ट, टू मेक दीज पॉलिसीज एंड मेक इट यूनिफॉर्म। और पहले जब इसका विरोध हो रहा था तो क्या लॉजिक था कि भी नहीं कराएंगे? देखिए, एक विरोध का लॉजिक यही है जो मैंने वो बिहार वाला आपको एग्जांपल दिया। वो लड़ाई झगड़े वाली बात। एक ये है क्योंकि हम मानते हैं एज अ पार्टी भी और देखेंगे एज एन इंडिविजुअल भी, हम सब मानते हैं कि कास्ट इज समथिंग जिससे आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरा पक्ष भी आता है कि ये है, एग्जिस्ट करता है, इसको भी मानना पड़ेगा। तो दोनों के साथ आपको चलना होगा कि ठीक है, इसको मान लीजिए कि एग्जिस्ट करता है और किस प्रकार से इस खाई को आप धीरे धीरे दूर करते जाए कि धीरे धीरे रिडंडेंट हो जाए। देखिए, जब इनइक्वालिटी कम होते जाएगी तो वो जो डिफरेंसेस वो अपने आप कम होते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करना फर्स्ट लेवल ऑफ वो एक्शन है कि हाँ है, ये एग्जिस्ट करता है, तो इसके अलॉन्ग हमें काम करना होगा। जैसे अभी हमेशा अपन रिजर्वेशन की बात करते हैं कि भी ठीक है, जो नीचे है उनको उठाना चाहिए, बात एकदम सही है, पर हमेशा जातिगत आधार पे, जैसे अभी जो जनरल की तरफ से आर्ग्यूमेंट हमेशा आता है कि जाति के बेसिस पे क्यों दे रहे हो यार, तुम अर्थ के बेसिस पे क्यों नहीं देते, अर्थव्यवस्था के बेसिस पे दे दो, पैसे के बेसिस, अमीर गरीब के बेसिस पे दे दो भाई। हर जिसको तुम पिछड़ी जाति कह रहे हो उसमें भी अमीर लोग हैं, जिसको तुम अगड़ी जाति कह रहे हो उसमें भी गरीब लोग हैं। तो क्या ये रिजर्वेशन फाइनेंशियल बेसिस पे नहीं हो सकता? दो प्रॉब्लम्स है। एक तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो जो मैंने कहा इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे जो जातियां थी, तो और उसके बाद फिर हमारे यहाँ अछूत भी रही, तो उसके कारण बहुत सारी जातियों को जो एवेन्यूज मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो उसका प्राइम रीजन आप कह सकते हैं कि जाति थी उनकी, राइट। जो एवेन्यूज मिलना चाहिए था एजुकेशन में, पढ़ने में, रोजगार में, अपॉर्चुनिटीज में, वो नहीं मिलने का प्राइम कारण जाति थी। तो इसलिए कहते हैं कि चूंकि जाति के कारण वो वंचित रहे, तो इसीलिए जातिगत आधार पे आगे बढ़ाना पहला। दूसरा, इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे करने के लिए आपको बहुत क्रेडिबल इकोनॉमिक डेटा चाहिए, वो मुश्किल है। हमारे यहाँ टैक्स कितने लोग भरते हैं? 5% लोग भरते हैं, 6% लोग। तो आपके पास जब यही डेटा नहीं है कि कौन संपन्न है और कौन नहीं, 6% लोग तो रिटर्न भरते हैं, टैक्स रिटर्न भरते हैं और कम भरते हैं। तो एग्जैक्टली, तो इसलिए उस बेसिस पे करना प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये रिजर्वेशन, चल अभी अपन पहले शुरुआत में जब रिजर्वेशन आया था, आई थिंक जो मेरी नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, पहले शायद अम्बेडकर जी के टाइम पे शायद 10-1 साल के लिए आया था कि भाई लिमिटेड है, फिर बढ़ता रहा और अभी कहते हैं कि अब ये जीवन भर रहेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी हटाने का चांस नहीं ले सकती। क्या हटना कभी भविष्य में 25 साल बाद, 50 साल बाद हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, या कभी हट सकता है ये, या ये रहना चाहिए? दो तरह के रिजर्वेशन आए थे शुरू में। एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जिसमें जो सीट्स थी इलेक्शन में, सीट्स चाहे वो सेंटर की इलेक्शंस हो, स्टेट के इलेक्शंस हो, पंचायत के इलेक्शंस हो, उसमें रिजर्वेशन जो था उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमने कहा, और उसका समय निर्धारित किया गया कि 10 वर्ष के लिए किया जाएगा। ठीक है। ये जो रिजर्वेशन है, जो अफर्मेटिव एक्शन है, सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशन आप जो बोल सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं निर्धारित की गई थी। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए किया गया, लेकिन फिर हुआ ये, बार बार चर्चाओं में आता ये गया कि अभी तक इनकी हालत में वैसा सुधार नहीं देखने को मिला है, इसलिए इसे कंटिन्यू किया जाए और हर 10 वर्ष में वो करीब करीब उसको एक्सटेंशन दे दिया जाता है कि चूंकि वो अभी तक उस माप तक नहीं आ पाए हैं, तो इसलिए लेट दिस बी कंटिन्यूड। अच्छा सर, अभी कुछ लीडर से मैं नाम नहीं लेता, प्राइवेट नौकरी में भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सो वो कितना सही गलत है या क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या देखते हो? प्राइवेट में बात कर रहे हैं तो जैसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली देखना पड़ेगा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशंस की बात नहीं करता है, तो अगर आपको करना ही पड़ेगा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है कहीं भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस पर आप किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस आपको नहीं डालनी चाहिए, राइट। वो अगर ऐसे भी रिक्रूट होते हैं, वो परसेंटेजेस कम होंगे, तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कोई भी जब अपनी दुकान चलाता है या एक कंपनी चलाता है, तो सोशल ऑब्लिगेशन के लिए वो नहीं चलाता है, वो प्रॉफिट्स के लिए चलाता है। और कोई भी इकोनॉमी फ्लरिश तब करती है जब लोगों को आप फ्री विल के साथ मार्केट्स में ऑपरेट करने देंगे, हर चीज में।
ये सिंपल बिजनेस प्रिंसिपल है, जितना कम रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे उतना अच्छा वो फ्लरिश कर पाएगा। जैसे मैं बिजनेस कोचिंग की क्लासेस वगैरह लेता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि भाई इंडिया को अगर रियल सेंस में मैं आजाद मानता हूँ, मैं तो 91 से मानता हूँ भाई। 47 से आजाद तो हो गया, पर 41 से 91 हम भिचे भिचे से दबे दबे से ही रहे। 91 के बाद क्या खुल के खेलो। जब वो कंपेयर करते ना चाइना से, देखो चाइना ने ऐसे कर लिया, मैं चाइना ने जो भी किया किया भैया, हमको 91 से कितना चालू करो, हमने 91 से क्या किया, तो तब तक तो लाइसेंस है, ये है वो है, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो जी जब खुल के खेलने दिया तभी इंडिया की इकोनॉमी आज 4 ट्रिलियन है, अपन जी। चौथी सबसे और बड़ी इकोनॉमी है। दूसरा कई बार ना हम जैसे क्या होता है ना, तबीयत खराब है तो हमने, बुखार है तो पैरासीटामोल दे के उसे दबा दिया, लेकिन आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं की कि वो बुखार हुआ क्यों। देयर मे बी सम प्रॉब्लम, राइट? बुखार तो एक आउटकम है उसका, बस मैनिफेस्टेशन है उसका। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में रिजर्वेशन कर भी देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्यों नहीं सॉल्व होगी? आप गवर्नमेंट जॉब्स में देख लीजिए क्या हो रहा है। आप आईटी की सीट्स में देख लीजिए क्या होता है। इनफैक्ट रिपोर्ट थी कि आईटीज में आपने जिन बच्चों को लिया, जो रिजर्व सीट्स पे, मुझे नंबर्स अभी याद नहीं है, देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ देम हु कुड नॉट ग्रेजुएट। वो अपनी कोर्स पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक फाउंडेशन नहीं बिल्ड किया। तो अगर आपको किसी को तैयार भी करना है, प्राइवेट सेक्टर में आपने कर दिया, लेकिन वो वहां पे फिर कैसा परफॉर्म करेगा, नहीं परफॉर्म करेगा, फिर आप उसको कैसे मॉनिटर कर पाइएगा, राइट? वहां अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर कैन ही बी डिसमिस्ड और कैन ही नॉट बी डिसमिस्ड? ये सब कंटेंशन में जाने से बेहतर है कि आप फाउंडेशनली उसको तैयार कीजिए। वो कैसे हो सकता है? आप बेसिक एजुकेशन से स्टार्ट कीजिए। तो आईटीज में रिजर्वेशन से ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि बेसिक स्कूल में रिजर्वेशन दीजिए ना। वहां पे आप देखिए कि बच्चा जब तक 10th 12th से निकले, वहां तक वो उतना सशक्त हो जाए कि उसके आगे शायद ही उसको जरूरत पड़े उस मदद की। आप अगर वो कर पाएंगे तो वो फिर एक्चुअल आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। लेकिन हम वो करते नहीं है। हम क्या है, स्कूल में, सरकारी स्कूलों की हालत आप देख लीजिए, राइट? सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी रहती है। अब उन्हीं बच्चों को जब हम अच्छे कॉलेजेस में भेजते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स में जब बिठाते हैं, तो बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंस दिखने लगता है। वो नौकरियों में भी वो दिखेगा, कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। वो लोग वहां पे जाके भी दिल फील वेरी, खुद को अलग महसूस करेंगे। वो लोग फील करेंगे और प्राइवेट ओनर भी करेगा कि यार भाई आपने मेरे सपोज 10% आरक्षण दिया, मेरी 10% वर्क स्टाफ ऐसी है जो मुझे लेनी पड़ रही है, सैलरी देनी पड़ रही है, मुझे आउटपुट ही नहीं निकल रहा, तो मेरा प्रॉफिट नहीं निकलेगा, फिर मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं ग्रो नहीं करूंगा, फिर इकोनॉमिकली तुम पे ही आएगा। इलेक्शन में एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट था अपन ने कवर किया कि भाई जातिगत आधार पे अपन चीज देखते हैं, और ये था सेकंड चीज। और इलेक्शन जीतने में जो इलेक्शन मैनेजमेंट में देखी जाती है वो है फ्रीबीज। अरे तुमको इतने रुपए महीने हर महिला को दे देंगे, किसी राज्य में लैपटॉप बट रहे हैं, कहीं स्कूटी, कहीं मोबाइल, कहीं कुछ कहीं कुछ। सो ये कल्चर कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, और ये कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्शन विन करने में? अभी रिसेंटली तो घटनाओं से लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोमिस कर रहा है वही जीत रहा है। ये है एक प्रॉब्लम, हमें मानना पड़ेगा। शुरुआत पता नहीं, ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। कोई छोटी सी शुरुआत कहीं भी मोस्टली होगी। जो मुझे आम आदमी को समझ में आती है वो शायद आप वहां से चालू हुई, दिल्ली से। सबसे ज्यादा अगर आप प्रोमिनेंट रीसेंट टाइम्स में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने इसको अलग लेवल पे लेके गई। तो यस, नो, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि देयर इज अ लिमिट कि आप कितना ऑफर कर सकते हैं। अब एक पार्टी बोलती है मैं 1000 रुपए दूंगी, तो दूसरी बोलती है मैं 2000 दूंगी, दूसरी बोल रही है मैं 5000 रुपए दूंगी। यार पैसे तो आपके पास उतने ही है, बजट तो बहुत लिमिटेड है, तो आप देंगे कहां से? अब कई बार यही पार्टीज, इनफैक्ट मैं जिस स्टेट से आता हूँ, झारखंड से, तो वहां भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 2500 रुपए महिलाओं को ऑफर किए थे। वो अभी दे रही है, बहुत मुश्किल से दे पा रही है, 2 महीने 3 महीने डिले से ही दे रही है। अब इसके कारण क्या हुआ है? पैसे कुछ नए तो आए नहीं उसके पास, तो उसने बाकी डिपार्टमेंट्स के बजट्स काटने शुरू कर दिए। तो लास्ट ईयर सारे डिपार्टमेंट से 5-10% उसने बजट वापस ले लिए और उससे फिर पैसा दिया। तो कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो वो पैसे हमें मिलेंगे तो हमारे लिए जो सड़क बनने वाली थी उसी से कट के मिलेंगे, या हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगने वाली थी उसी से कट के मिलेंगे, या शिक्षा स्वास्थ्य में जो इंप्रूवमेंट होने वाला था उसी से कट के मिलेंगे। तो वो फार साइटेडनेस नहीं होती है काम वोटर में, उतना आगे का, उतना सोसाइटी लेवल पे नहीं सोचता, वो इमीडिएट का आज का सोचता है, आज मिल जाए, मेरे खाते में आ जाए, पर्सनल है। अब ये प्रॉब्लम है, आपको मानना पड़ेगा। अब इसको अंत कैसे करें? हर पार्टीज एक दूसरे को, अब पार्टीज को जीतना भी है इलेक्शन तो करना भी पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें कुछ तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग पार्टीज या फिर मुझे लगता है ना कि हर चीज का जब एक्सट्रीम होता है तो वापस आती है। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में आप देखेंगे, आप कर्नाटका में देख लीजिए, आप हिमाचल में देख लीजिए, तेलंगाना के सीएम का बयान देख लीजिए, इन सब ने बोल दिया है कि हमारे स्टेट के कॉफर्स खाली हो चुके हैं, हमारी हालत खराब है। रेवंत रेड्डी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोला ना, हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं वो,
रेवंत रेड्डी ने बोल दिया इनफैक्ट, जबकि तेलंगाना इज सच अ प्रॉस्पेरस स्टेट। तो जब ये दिखने लगेगा कि अब ये फीजिबल नहीं है और फिर वो पीछे हटने लगेंगे, तो अपने आप मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये ब्रेकडाउन होगा। अदरवाइज बहुत स्कैरी है जो ये ट्रेंड है। और खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीबीज में भी डिफाइन करना कि कौन सा फ्रीबी एक्चुअली फायदेमंद है और कौन सा नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ऐसा बिहार में एक ना, जब नीतीश जी की पहली सरकार आई थी तो उन्होंने सारे स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए साइकिल दिया। आप उसको भी फ्री भी बोल सकते हैं। लेकिन उससे क्या हुआ, जो स्कूल जाने वाली बच्चियां थी उनका स्कूल जाने का एनरोलमेंट बढ़ गया, अटेंडेंस बढ़ गया, लिटरेसी बढ़ गई, उनकी शादी में फिर डिले होने लगी, तो फर्टिलिटी रेट कम हो गई स्टेट की उनका। तो बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स है, तो उसको फ्री भी नहीं बोलेंगे। हाँ। तो अगर टारगेटेड करके ऐसे किसी एक व्यक्ति को, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि जो है, जो आप फार्मर्स को देते हैं 2,000 रुपए 3 बार, कि जस्ट आपका जो साइकिल है, सोइंग साइकिल, उससे पहले देते हैं ताकि खाद बीज के लिए आपको थोड़ा सा इनपुट मिल जाए, क्योंकि पिछले फसल के दाम आने में समय लगता है, राइट। तो वो मैं सही इनफैक्ट एक मानूंगा। तो किस पर्पस से आप दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिना पर्पस के, बिना टारगेटिंग, अगर सिर्फ कैश देने लगेंगे, वहां पे प्रॉब्लम है इनफैक्ट, क्योंकि उसका फिर इकोनॉमिक रिटर्न्स नहीं आएगा। अगर आप सही जगह पे टारगेटेड दे रहे हैं तो फिर वो इकोनॉमी में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं, 1 रुपया देंगे तो 4 रुपया बन के भी आ जाएगा। लेकिन जहां पे आप कैश बिना मतलब के दे रहे हैं तो इकोनॉमी में रिटर्न नहीं करेगा वो, तो वहां ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी मैं से बहुत सारे स्टेट्स देख रहा था जिसके लोन बढ़ते जा रहे हैं, कितना लेंगे लोन वाली बात है। बिल्कुल। हम आते हैं सर, अपन ने बात करी फ्रीबीज के क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव कास्ट। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है इलेक्शन जीतने में, दैट इज मनी। इलेक्शन जीतने में पैसे का कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है। पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। सही, अगेन होता क्या है कि लोग जैसा नेता चाहते हैं उनको वैसा ही नेता मिलता है, राइट। इन अ डेमोक्रेसी वी गेट द पीपल वी डिजर्व। तो अब इलेक्शंस में क्या हुआ है कि कैंडिडेट्स जो भी उतर रहे हैं वो एक दूसरे को आउटडू करने लगते हैं खर्च में। खर्च हर प्रकार से, प्रचार में खर्च, पैसे बांटने में खर्च। तो एक कैंडिडेट 500 रुपए दे रहा है तो दूसरा कैंडिडेट 1,000 रुपए दे रहा है वोटर को वोट करने के लिए। इसके कारण से क्या हुआ, इलेक्शंस बहुत कॉस्टली हो गए। अगर आप इलेक्शन कमीशन के लिमिट्स पे जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन मान लीजिए एमएलए इलेक्शन में बोलती है 40 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं, एमपीज के इलेक्शन में 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। कोई कैंडिडेट आजकल इतने में इलेक्शन नहीं लड़ता है, मतलब पर डे का खर्च राइट। तो वो अब ये हुआ क्यों है, क्योंकि एज वोटर्स, एज जनता, हम मांगते हैं पैसे वोट करने के लिए। हमारे बीच से लोग हैं जो 500 रुपए, 1,000 रुपए मांगते हैं वोट करने के लिए, और उन्हीं को वोट देते हैं जो हमें पैसा देते हैं। तो इलेक्शंस महंगे हुए, जो प्रचार का पूरा तंत्र है वो बहुत ज्यादा महंगा हुआ है। और इस कारण से भी आप देखेंगे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे और ईमानदार लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते। वो पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं, भाई इलेक्शन मेरे बस की चीज नहीं है, ऐसा नहीं है तो इलेक्शन नहीं जीत सकता, तो वे पहले पीछे हो जाओ। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आजकल जो बहुत कॉमन ट्रेंड है, वैसे ही देखेंगे आप कि कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत पैसे हो गए उसके पास, तो बोलेगा इस बार मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो सब कुछ हो गया, अच्छा इस बार बहुत पैसा है, क्या करना चाहिए, 5 करोड़ रुपए मेरे पास रखे, इस बार इलेक्शन लड़ ले। तो एक कॉमन आउटकम हो गया। उसको राजनीति से, देश सेवा से, या आप उसके थॉट्स पूछ ले, आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बस। और इनफैक्ट दूसरी तरफ बहुत सारी आजकल छोटी पार्टियां भी हैं जो आपको इलेक्शन का टिकट बेच देंगी। तो किसी से एक टिकट खरीद लेंगे 30, 40, 50 लाख रुपए में, और उस टिकट पर चुनाव लड़ लिया। जीत हार से भी मतलब नहीं है, बस हाँ इलेक्शन लड़ने का शौक था, हमने पूरा कर लिया। शौक पूरा हो गया साहब, हम कैंडिडेट से लड़े। और इस कारण से इलेक्शन का जो पूरा कॉस्ट है इतना इन्फ्लेट होते जा रहा है, और इसके कारण जो अच्छे लोग, वैसे लोग जो शायद लिमिटेड मनी में लड़ना चाहते होंगे, इलेक्शन बाहर रह जाते हैं। तो ये एक एमएलए इलेक्शन लड़ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी नॉर्मल अच्छी स्टेट में, कितना खर्चा लग जाता होगा एमएलए इलेक्शन का, कैंडिडेट का? मुझे नहीं लगता है कि आज 2-3 करोड़ रुपए से कम में कोई इलेक्शन लड़ सकता है, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। और वो अंत तो कहीं भी हो सकता है, वो आप कहीं तक भी चले जाए, कोई भी नंबर कोट कर दीजिए, वो कम है। तो बेयर मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 2-3 करोड़ रुपए तो आपको अगर सोचना भी है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है तो उतने आपके पास होने चाहिए। एक एमएलए को चाहिए, एमपी सोच रहा है उसको और ज्यादा 10-1 करोड़ रुपए से नीचे तो आप सोचिए भी मत। अरे ये फर्क पड़ता है कि शहर में लड़ रहा है कि गांव में लड़ रहा है? फर्क पड़ता है। कहाँ खर्चा ज्यादा होता है? डिपेंड करता है कि कैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कैसे वोटर्स हैं। अगर कहीं पैसे बांटने की आदत लगी हुई है, सो फॉर एग्जांपल दूसरा कैंडिडेट पिछली बार बहुत पैसा बांट चुका है, तो उससे ज्यादा आपको बांटना पड़ेगा, तो खर्च बहुत ज्यादा है। शहरों में शायद, मेरे ख्याल से, मेरा अगेन अलग अलग तरह के खर्चे हो जाते हैं। शहरों में शायद थोड़ा, दिल्ली में भी कम हो, क्योंकि छोटे एरियाज होते हैं
जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसका एरिया छोटा होगा, शायद थोड़े अर्बन वोटर्स हो तो पैसे बांटने वाला चलन थोड़ा कम रहता है, लेकिन वहां प्रचार के दूसरे कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएंगे आपको, जो लेट्स से होर्डिंग का कॉस्ट। आपको एक रूरल एरिया में अगर वो 10,000 रुपए में लग जाएगा तो आपको शहर में उसको लाख रुपया देने पड़ेंगे होर्डिंग वाले को। तो दोनों में अलग अलग कॉस्ट मैं बोलूंगा। लेकिन ज्यादा मतलब गांव वाले साइड रहेगा सर। अगेन बहुत मुश्किल है ऐसे डिफाइन करना कि गांव की शहर किसमें ज्यादा लगेगा। रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट लड़ता है तो किसका ज्यादा पैसा खर्च होता है? रूलिंग वाले का ज्यादा लगता है कि अपोजिशन वाले का ज्यादा लगता है? रूलिंग पार्टी को एक फायदा ये हो जाता है कि मशीनरी उसके साथ होती है, राइट। खर्चा तो अगेन इमटेरियल है, लेकिन उसमें क्या उसको थोड़े से, अब मशीनरी अपने साथ है क्या, तो परमिशंस लेना किसी चीज के लिए आसान हो गया, जल्दी हो गया, कुछ वायलेशंस भी हो गए थोड़े बहुत, तो थोड़ा कम एक्शन हुआ। तो रूलिंग पार्टी में रहने का जो टोटल मशीनरी है थोड़ी आपके साथ होती है, तो वो आपका फायदा हो जाता है। अच्छा, ये जो फंड लगता है नॉर्मली कैंडिडेट अपना लगता है, पार्टी भी थोड़ी मदद करती है? डिपेंड्स। सो जैसे जो बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें कैंडिडेट्स के खर्चे होते हैं, पार्टी भी थोड़ी बहुत, जहां उसको लगा कि बहुत अच्छा कैंडिडेट है लेकिन इसको थोड़ी मदद करनी चाहिए, पैसे से कमजोर है, तो वो मदद करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जीतना मुख्य उद्देश्य है। बड़ी पार्टियों को लगा कि ये कैंडिडेट खुद में बहुत ज्यादा सक्षम है तो देने की जरूरत नहीं है। कोई कैंडिडेट बहुत ज्यादा सक्षम है तो अगल बगल के 2 सीट्स के और कैंडिडेट्स की भी मदद कर देगा, पार्टी बोलेगी तुम उसकी भी मदद कर दो, तो बहुत इनफॉर्मल है। छोटी पार्टियां जो रहती हैं उसमें ज्यादा है कि भाई टिकट मैंने तुम्हें दे दी, तुम अपना देख लो, और वो टिकट भी पैसे से, हाँ वो टिकट भी पैसे से मिलेगी, और वो टिकट भी तब मिलेगी जब आप प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ 5-10 करोड़ रुपए आप खर्च कर सकते हैं। अगर वो आप एक साधारण पैशन वाले और उद्देश्य वाले नेता है तो आपको टिकट नहीं देने वाले, तो टिकट नहीं देने वाले, बोले यार कॉस्टिंग नहीं भाई, थोड़ा सा फाइट तो मिले भाई, टिकट पे तो लड़ रहा है तो फाइट भी तो दे, थोड़ा दिखे तो सही, झंडे गाड़ियां इधर उधर। ठीक है, मनी का रोल अपन ने देखा, अब अपन देखते हैं वो बाहुबली या क्रिमिनल वाला, कि ये क्रिमिनल वाले लोग, पहली बात तो ये कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग या जिन्होंने बहुत सारे क्राइम्स उसमें शीट पे हैं, ये इलेक्शन में आते ही क्यों है? फर्स्ट वही सेम लॉजिक है पैसे वाला। अब क्या है, सो फॉर एग्जांपल थोड़ा आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे 60 के दशक में, 60s में सबसे पहला बूथ लूट की जो घटना हुई थी, वो रिकॉर्डेड इंसिडेंट बोलते हैं, वो बिहार में हुई थी, बेगूसराय में। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भी नेता लोग होते थे, उस समय बैलेट पेपर से सारे वोटिंग होते थे, रूरल एरियाज में कहाँ कहाँ हो रहा है ट्रेस करना तक मुश्किल है। तो क्या होते थे कि जो नेता होते थे वो बाहुबलीज को यूज करते थे वोटरों को डराने धमकाने और बूथ लूटने के लिए, राइट। तो कई बार तो क्या हुआ कि जैसे कोई एक थोड़ा सा बाहुबली है, कोई एक उस प्रकार का व्यक्ति है, उसको मैंने बोल दिया कि तुम 10 बूथ देख लेना, है ना। अब वो 10 बूथ का आपस का गांव में किसको डराना है, धमकाना है, वहां बूथ पे खड़ा रह के वोट डलवाना है ना, वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो एक तरह से आउटसोर्सिंग होने लगी। अब ये जो व्यक्ति थे जो वोटरों को डराना धमकाना बूथ लूटने का काम करने लगे, धीरे धीरे वो बड़े बनने लगे, वो इंपॉर्टेंट होने लगे, सारे नेता उनको पूछने लगे, अब उनका भाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे उनको लगने लगा कि यार जब हम ही वोट डलवा रहे हैं, हम ही जितवा रहे तो हम ही क्यों ना चुनाव लड़ ले। तो आप देखेंगे 70-80 के दशक में बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले बूथ लुटवाने का और ये करने का काम कर रहे थे, वो खुद चुनाव में उतर गए। आज भी आपको बहुत सारे ऐसे एमएलएज बिहार में, आई कैन टेक नेम्स, जो पहले वही काम करते थे और आज खुद एमएलएज हैं इनफैक्ट। अब ये तो जब बैलेट बॉक्स था तब की बात है, और उसमें क्या होता था, अगर आप 90 के दशक में चले जाएंगे, रिपोर्ट्स पढ़ लेंगे इलेक्शन कमीशन की, टीएन सेशन जब बिहार गए थे उस समय के रिपोर्ट्स, तो बूथ लूटना वाज नॉट एन एक्सेप्शन, इट वाज अ नॉर्म। मतलब तो उसमें कैसे जीते? जैसे बूथ लूटा नॉर्म ही है, आप भी लूटोगे मैं भी लूटूंगा, तो किसने कितने लूटे? वो एग्जैक्टली तो दोनों नहीं लूट पाएंगे ना, जो ज्यादा बाहुबली होगा वही लूट पाएगा, बड़ा गुंडा जीतेगा। करेक्ट। तो उसमें अब जो बूथ है उस पे मैंने बैठ के अगर, और क्या होते थे ना, अब जैसे इलेक्शन एजेंट गए, 4 इलेक्शन एजेंट है, 10 सिपाही है, 20 सिपाही है, अब सबने घेर लिया, उनको कह दिया कि तुम शांति से चुपचाप लेके चले जाओ, अगर तुम्हें अपनी सुरक्षा चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप भी जो करना है कर लीजिए। सारे मैंने बैलेट ले लिए, सारे बैलेट पे मैंने मुंह हट बाल दिया, सबको टिक मार दिया, हो गया, कोई ईवीएम्स या कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है नहीं, और बक्सा चला गया। तो आपको पता भी नहीं कि वो बूथ लूटा गया है जब तक उसका कंप्लेन नहीं होगा। वो कंप्लेन करेंगे तो बोले हम देख लेंगे, एक मेथड ये। दूसरा, कहीं अगर हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा विपक्षी पार्टी को मिल रही है वोट, हमने जाके बैलेट में इंक डाल दिया, सारे खराब हो गए। हजारों मेथड्स। और आप 90 के दशक में देखेंगे इतना ज्यादा इलेक्टोरल वायलेंस होता था, मतलब इलेक्शन है तो 50 आदमी तो मरने ही है। आज आप सोच के लगे यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई भी आप बिहार का इलेक्शन उठा लीजिए, 90 के दशक में 50-100 लोग तो मरने ही होते थे इलेक्शन के दिन पे। और वो किस तरह के भाई हिंसा करने के हिसाब से या डराने के हिसाब से? अगर मान लीजिए बूथ पे लूट हो गई, कौन लूटेगा?
बूथ पे मारपीट हो गई उसमें। दूसरा, अभी अगर फाइलिंग हो रही है नॉमिनेशन की, मैं दूसरे कैंडिडेट को फाइल ही नहीं करने देना चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स की हत्या प्री इलेक्शन होती थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स की हत्या और लोगों की हत्या इलेक्शन के बाद होती थी। अब कोई नेता हार गया, अब उसको पता चल गया कि उन गांव में मैं हारा हूं, अब वहां पे जिन जिन लोगों ने हरवाया है उसकी हत्या। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आपको मिल जाएंगे। तो उस कारण से बाहुबलियों का बहुत ज्यादा आने लगा। यही कंटिन्यूड है और आज भी। सो फॉर एग्जाम्पल, आज वो बूथ लूट तो नहीं हो सकती है क्योंकि ईवीएम्स है, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी किसी एरिया में आप देखेंगे वोटरों को डराना धमकाना, एक इन्फ्लुएंस करना। अभी भी आप गांव में अगर बहुत लोग, कोई बाहुबली जाके अगर एक बहुत दूर दराज के गांव में बोल दे कि इस बूथ से, ठीक है, ये मुझे नहीं पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने किसे वोट दिया, लेकिन मुझे बूथ का तो टोटल काउंट पता है ना, किस गांव से कितना वोट मुझे मिला। तो गांव में अगर जाके किसी बाहुबली ने बोल दिया कि इस गांव से कितना, अगर मुझे वोट नहीं आया ढंग से, तो तुम लोग देख लेना। तो ये इन्फ्लुएंस तो आज भी है। तो बाहुबल मैटर्स। तो एक चीज है, जैसे मान लो कि जनता को बताए बाहुबली है, क्रिमिनल है, इस पे ये है वो है, फिर जनता उसको क्यों वोट करी, नकार क्यों नहीं रही? नहीं नकारती है। तो अब प्रॉब्लम अलग अलग है। सी, सो फॉर एग्जाम्पल, बाहुबली कैसे बाहुबली बनता है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, फिर से 90 के दशक में मान लीजिए जाते हैं। पुलिस जो होती थी वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट थी। अगर आपके साथ कुछ हो भी गया है तो थाना जाना, एफआईआर लिखवाना, उस पर कोई एक्शन एक्सपेक्ट करना बेवकूफी है, नहीं हो सकता। तो जब स्टेट मशीनरी आपकी हेल्प नहीं कर रही है तो कौन करेगा? फिर आप ढूंढने लगते हैं कि कौन व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है। तो किसी ने कहा कि अरे वो फलाना भैया है, वो आपकी मदद कर देंगे। तो आप उसके पास गए, उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने आपकी मदद कर दी, तो आप उसके भक्त हो गए। तो बाहुबली ऐसे ही बनते हैं। तो जब स्टेट मशीनरी इनकेपेबल हो जाती है लोगों को सुरक्षा और सम्मान और बेसिक चीजें प्रदान करने में, तो बाहुबलियों का उदय होता है। और इसीलिए आप देखेंगे लॉलेस सोसाइटी में सबसे ज्यादा बाहुबली निकल के आता है। इसलिए सबसे ज्यादा बाहुबली आपको बिहार और पूर्वांचल और इन एरिया से आपको निकल के आते हुए दिखे, क्योंकि वो स्टेट मशीनरी को रिप्लेस कर देते हैं। फिर वही वहां के थाने और जज सब बन जाते हैं। अब जिन व्यक्तियों की उसने मदद की है वो व्यक्ति उसके साथ कैसे नहीं रहेगा? और वो जाति वाला एंगल हो रहा जाता है कि हमारी जाति जाति वाला का है। एंगल तो बिल्कुल ही आएगा। और दूसरा, उस व्यक्ति को क्या मतलब है कि उसने क्या क्राइम किया या नहीं किया? उसने उसकी जरूरत के समय मदद की ना, तो भैया ऐसे की मदद करते हैं। और ऐसे उसने बहुत सारे लोगों को ओबलाइज कर रखा होगा। तो जिन 100-50 लोगों को उसने ओबलाइज किया, उसके साथ आगे पीछे घूमेंगे हर दिन और उसकी ताकत बनेंगे। उस पर अगर कोई आंच आएगी तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे और इससे वो अपनी पावर ड्रॉ करता है। तो उसको बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में पेंट नहीं कर सकते हम कि यार वो तो बुरा व्यक्ति है तो क्यों उसके साथ रहेगा। एज अ आम आदमी मैं अपना फायदा देखता हूं, या किसी ने मेरी मदद की है तो मैं कृतज्ञ रहूंगा उससे। अब सर पॉलिटिक्स में जैसे अपन रिजर्वेशन पे भी बात करी, अब एक चीज आती है कि ये दल बदलने वाला जो गेम है, ये भाई मुझे इसमें लगता है कि क्या ऑडियंस को, या ऑडियंस के मतलब जनता को ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा, जैसे मैंने वोट किया था आपको कि यार आप मेरे लिए काम करो, अब इस पार्टी के बन के आए थे इसलिए मैंने आपको वोट दे दिया। अब उसके बाद थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हुआ तो अब आप चले गए दूसरी पार्टी में। अब यार मैं कह रहा हूँ यार भाई साहब मैंने तो आपको वोट किया था, इसका समझ के आप उधर कैसे चले गए? अब नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे वो ऐसे व्यक्ति दोबारा और जीत जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि वो जनता उस बात से नाराज नहीं होती, रोष नहीं आती, चक्कर क्या है? पहले तो ये और ज्यादा खतरनाक था। फिर 93 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया। पहले कोई कभी भी किसी पार्टी में जा सकता था, जीत के हार के, मतलब देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन एज सच। 93 में आया कि आप एक बार किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत जाते हैं तो दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एक्सेप्शंस दिए गए कि अगर पार्टी का पूरा 2/3 धड़ा ही ज्वाइन कर लेता है तो हो जाएगा कि पार्टी उन्हीं के साथ चली गई है। राइट, तो इट्स ऑन अ मच बिगर लेवल। इंडिविजुअल्स अब नहीं कर सकते, तो बहुत हद तक ये कंटेन हो चुका है। पार्टी फिर जैसे अब विप जारी करती है अपने, आप देखें कि लोकसभा में, राज्यसभा में बिल्स पे वोटिंग होती है, तो इसका मतलब है कि आप पार्टी लाइन से हटके वोट नहीं कर सकते। हटके वोट करने का मतलब है कि आप पार्टी के अगेंस्ट चले गए तो यू नो लॉन्गर अ मेंबर। तो उस हिसाब से काफी कंटेंट हुआ है। अब दल बदल की बात, सी अगेन बहुत इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स हैं लोगों के। हमारे यहाँ क्या है, फिर से हम नेताओं को ना प्रिंसिपल्स पे नहीं इवैल्यूएट करते हैं। हम अक्सर ना अगेन बहुत शॉर्ट टर्म देखते हैं। जैसे मेरा एमएलए है, मेरा एमपी है, तो मेरा अगर मेरे गली का सड़क बनवा दिया तो मेरे लिए अच्छा है। अब वो चाहे चोरी करे, चाहे इस पार्टी में रहे, उस पार्टी में रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता।
लेकिन वही हम बहुत सोसाइटल लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे नहीं सोच पाते हैं, और शायद इसलिए भी नहीं सोच पाते हैं क्योंकि शायद वो उस स्टेज ऑफ लाइफ पे नहीं है। जो इमीडिएट नीड्स है लाइफ की ना, वो इतनी ज्यादा है कि हम उसी तक सीमित रह जाते हैं। तो हमें इंपॉर्टेंट है कि मेरे घर का सड़क है, मेरे घर की बिजली है, वो आती है कि नहीं आती है। तो इसलिए नेता भी उस बात का फायदा उठा पाते हैं। वो कहते हैं कि आपको मेरी पार्टी से क्या मतलब है, मैंने आपका काम कराया था ना, बोला हाँ, तो आगे भी कराता रहूंगा। हाँ, तुम तो And मेरे ये को ध्यान दो। एंड ये लाइंस मैं अक्सर सुनता हूँ कि वो बोलते हैं कि आपको पार्टी से क्या मतलब है, मैं हूं ना, बस मैं जहां रहूंगा वहां वोट देना है। मृत्युंजय जी, मजा है। हमने बहुत सारी कास्ट पे बात कर ली, पैसे पे बात कर ली, बाहुबल पे बात कर ली, क्रिमिनल पे, और अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन में आपसे बात करने की। तो डेफिनेटली हम जरूर मिलेंगे एक बार, और शायद एक पार्ट 2 प्लान करते हैं। और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको क्या इसमें सेक्शन अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन सा ऐसा टॉपिक इसमें था जिसको हम और ज्यादा एलोबरेट करें, या कौन सा ऐसा नया टॉपिक था जो कवर नहीं किया, जिसको हमको अगली बार कवर करना चाहिए। प्लीज टेल मी। और इसी के साथ थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू Amazing, सो sir. मच। Thank you.